अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करना है और चैप्टर नंबर 10 है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आप देखें तो ये वर्ड जो है वो दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, जिसमें एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। अगर हम इलेक्ट्रो को देखें तो ये जो इलेक्ट्रो वाला पोर्शन है ये निकला है इलेक्ट्रिसिटी से, और ये जो स्टैटिक्स है ये दूसरा वर्ड है। स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट, और इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्जेस की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम चार्जेस को रेस्ट पर स्टडी कर रहे होते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम चार्जेस की बात करें तो हमने मेनली जो है वो चार्जेस की दो टाइप्स पढ़ी होती हैं स्टूडेंट्स। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अगर हम एटम में मौजूद जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनको देखें तो जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर पाया जाता है, और जो पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट्स वो प्रोटॉन के ऊपर पाया जाता है। वो हमें एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहा है कि यूनिवर्स में मौजूद कोई भी अगर एटम है तो उस एटम की स्ट्रक्चर या कंपोजिशन पर बात की जाए तो हम कहते हैं उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम प्रोटॉन को देखें तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन इटसेल्फ एक न्यूट्रल बॉडी है, और एटम के गिर्द डिफरेंट शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो कि एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है ये कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व कर रहा होता है। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन जो है ये एक न्यूट्रल बॉडी है, और किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो हैं वो इक्वल हो रहे होते हैं। अब देखें, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं या प्रोटॉन की बात करते हैं ना, तो अगर चार्जेस रेस्ट पर होते हैं ना तो रेस्ट पर मौजूद चार्जेस की वजह से तो करंट नहीं बनता। अगर चार्ज पार्टिकल मूव करना शुरू करेंगे तो मूविंग चार्ज की वजह से करंट बनता है, ठीक है। जब ये जो चार्जेस हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ये मूव करना शुरू करेंगे तो इनकी वजह से करंट बनेगा। जो करंट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से बनता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम देते हैं, और जो करंट स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से बनता है उसको हम कन्वेंशनल करंट का नाम देते हैं, ठीक है। और हम कहते हैं कि जी एटम को अपनी या कोई भी एटम जो है वो अपनी स्टेबल स्टेट में रहने की कोशिश कर रहा होता है। अब एटम अपनी स्टेबल स्टेट में कैसे रहता है कि थोड़ा सा अगर हम केमिस्ट्री की बात को डिस्कस करें तो आप सब लोगों ने फिज़िक्स में भी हम इससे आगे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों ने मैट्रिक में केमिस्ट्री में पढ़ा होता है कि अगर एटम को अपनी स्टेबल स्टेट में रहना है तो स्टेबल स्टेट में रहने के लिए उसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है जिसे हम ऑक्टेट कहते हैं वो या तो कम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए। स्टेबल स्टेट में रहने की दो कंडीशन है कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है या तो वो कम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए और या तो स्टूडेंट वो पार्शली फिल्ड होना चाहिए, ठीक है। अब किसी भी एटम को स्टेबल स्टेट में रहने के लिए या अपने आउटर मोस्ट शेल को कम्प्लीटली या पार्शली फिल्ड करने के लिए या तो कहीं से बास कंडीशन में ऐसा होता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल गेन करना पड़ता है और या तो कोई भी चार्ज पार्टिकल लूज़ करना पड़ता है। मतलब अगर उसके पास एक एक्स्ट्रा चार्ज है तो वो उसको लूज़ करके अपनी स्टेबल स्टेट में आ जाता है, और अगर उसके पास कुछ चार्जेस की कमी है यानी कि वो अगर चार्ज को गेन करके अपनी स्टेबल स्टेट में आ जाता है तो फिर वो उनको गेन कर लेता है और अपनी स्टेबल स्टेट अचीव कर लेता है। अब ये लूज़ कब करता है, ये गेन कब करता है, ये डिपेंड कर रहा होता है कि अगर कोई भी एटम को स्टेबल स्टेट में आने के लिए गेन करने के लिए 3 चार्ज पार्टिकल की ज़रूरत है, लेकिन अगर वो एक लूज़ कर दे तो वो स्टेबल स्टेट में आएगा, तो फिर एटम की प्रेफरेंस ये होती है कि बजाय 3 गेन करने के वो अपना एक एटम लूज़ करके अपनी स्टेबल स्टेट को अचीव कर ले, ठीक है। तो हमने जो यहाँ पर बात याद रखनी है वो ये करनी है कि अगर कोई भी एटम अपना जो चार्ज पार्टिकल है ना, एटम जो चार्ज पार्टिकल है उसको लूज़ करता है तो फिर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि इट हैज़ एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज स्टूडेंट प्रोटॉन के ऊपर ही होता है। और अगर कोई एटम जो है वो चार्ज पार्टिकल गेन कर लेता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल गेन कर लेता है तो फिर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, यानी कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक हो गया।
तो ये बेसिक सी कुछ बातें हैं जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इंट्रोडक्शन में पता होनी चाहिए। आपकी बुक का जो पहला टॉपिक है उससे पहले उसने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में दी है, ठीक है। और इस सब से हट के एक बात जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पता होनी चाहिए वो ये है कि देखिए, जब भी चार्जेस स्टैटिक होते हैं ना, तो स्टैटिक चार्जेस के गिर्द हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाती है। क्योंकि हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो हम आगे चलकर इलेक्ट्रिक फील्ड पर बात करेंगे। तो आप लोग याद रखेंगे कि अगर जो चार्ज पार्टिकल है ना ये रेस्ट पर हैं तो इनके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाएगी, ठीक है। और अगर चार्ज पार्टिकल स्टूडेंट्स मोशन में होते हैं तो फिर इनके गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है, ठीक है। ये कुछ बातें जनरल जो है वो आपने याद रख लेनी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट स्टैटिक चार्जेस एंड फोर्स एक्टिंग ऑन देम। अब चार्जेस स्टैटिक हैं तो अगर अब दो चार्जेस हैं तो उनके दरमियान में कोई ना कोई फोर्स भी लग रही होती है ना, या तो उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी या तो उनके दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब लगती है और फोर्स ऑफ रिपल्शन कब लगती है कि अगर हमारे पास दो अनलाइक चार्जेस होते हैं। अगर आप टू अनलाइक चार्जेस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि एक जगह पर पॉजिटिव चार्ज और एक जगह पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होते हैं, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और अगर आपके पास टू लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस से मुराद है कि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं या दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इस केस में स्टूडेंट्स ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, तो इनके दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्शन पाई जाती है, ठीक है। ये जो दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन पाई जाती है, इनको स्टडी करने के लिए हमें साइंटिस्ट हैं, फ्रेंच फिजिकिस्ट थे जिनका नाम कूलम्स था। उन्होंने हमें अपना लॉ दिया था जिस लॉ में हम दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन के मैग्नीट्यूड को, और इन्हीं दो चार्ज पार्टिकल के मतलब दो चार्ज पार्टिकल है तो उनके दरमियान में एक ही फोर्स रहेगी ना, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो कूलम्स ने हमें बताया था कि वो जो दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान में फोर्स लग रही होती है उसका मैग्नीट्यूड आप कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसकी डायरेक्शन आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने पहले टॉपिक पर जाने से पहले आपको मैं बता दूं कि आपकी बुक का स्टूडेंट्स पेज नंबर 182 है, और पेज नंबर 182 में जो कूलम्स लॉ है इससे जो पहले वाला पैराग्राफ है उसमें आपको इसने ये इन्फॉर्मेशन बताई हुई है जो मैंने आपको अभी बता दी है, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो 5th लाइन जो आपकी इंट्रोडक्शन में है ना, एन एटम नॉर्मली हैज़ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड दस इज़ अनचार्ज्ड। इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इज़ रिमूव्ड द एटम इज़ लेफ्ट विद अ पॉजिटिव चार्ज। अब अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है ना या चार्ज पार्टिकल लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और हम कहते हैं इट हैज़ एक्सेस ऑफ प्रोटॉन। इफ़ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड देन एटम हैज़ नेगेटिव चार्ज, दैट इज़ एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात मैंने आपको ये एक्सप्लेन की है, ये आपने याद रख लेनी है, आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड या डिफ़िकल्ट बात नहीं है जो आपको याद नहीं रहेगी, बस ये बेसिक से पॉइंट्स हैं जो आपने याद कर लेने हैं। इस सब के अलावा ना वो आपकी बुक में एक आपको एग्जांपल दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, आप जब इसे रीड करेंगे तो वो आपको एग्जांपल बताएगा। एग्जांपल कौन सी, वो आपसे कहता है कि जब आप कॉम को अपने हेयर्स में यूज़ करते हैं ना, तो हेयर्स में यूज़ करने के बाद कॉम जो है वो चार्ज हो जाती है, और अगर उस चार्ज कॉम के सामने आप छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर्स रखें तो चूँकि वो चार्ज कॉम है तो वो उन पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। इसका मतलब है उसका अट्रैक्ट करना ये बताता है कि वो जो कॉम थी वो अब चार्ज हो गई है, इसलिए उसने उसके सामने आपने जो ऑब्जेक्ट रखा उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। और अब जब उसने अट्रैक्ट करना शुरू किया तो हमें पता है कि अट्रैक्शन तब होता है जब जो बॉडीज़ जो होती हैं वो अनलाइक चार्ज होता है उसके ऊपर। इसका मतलब है हो सकता है जो कॉम है वो पॉजिटिव चार्ज होगी और जो पेपर है वो नेगेटिव चार्ज होगा, या हो सकता है जो पेपर है वो पॉजिटिव चार्ज होगा और जो कॉम है वो नेगेटिव चार्ज होगी। अगर वो दोनों इक्वली या सेम नेचर के चार्जेस होते हैं उनके ऊपर तो फिर तो उनके दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्शन पाई जाती। तो ये बेसिक था, हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट अब हम अपना टॉपिक नंबर 10.1 स्टार्ट करते हैं। कूलम्स लॉ के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि ये जो दो चार्जेस के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन पाई जाती है, फ्रेंच फिजिकिस्ट कूलम ने आपको इन दोनों चार्ज पार्टिकल के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन की न्यूमेरिक वैल्यू या फार्मूला आप कह सकते हैं और उसकी डायरेक्शन के बारे में इन्होंने आपको बताया था। तो ये जो कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट है वो ये कहते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between
two charged particle is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them। ठीक है, अब इसकी स्टेटमेंट को अगर आप मैथमेटिकली लिखें तो उन्होंने कहा कि ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। दो चार्जेस हैं, एक को मैंने Q1 कह लिया, एक को मैंने Q2 कह लिया। जैसे ये देखें फॉर एग्जांपल ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2। ये एक पॉजिटिव चार्ज मैं एज्यूम कर लेती हूँ और ये एक नेगेटिव चार्ज मैं एज्यूम कर लेती हूँ। तो स्टूडेंट्स दो अनलाइक चार्जेस के दरमियान में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। ठीक है, तो पहले के मैग्नीट्यूड को Q1 कह दिया और दूसरे के मैग्नीट्यूड को मैंने Q2 कह दिया, और ये जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ डिस्टेंस। अगर मैं डिस्टेंस को d से रिप्रेजेंट करूं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्केयर आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। कंबाइनिंग 1 एंड 2, तो f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर d स्केयर, यानी कि f इज़ इक्वल्स टू k Q1 Q2 ओवर d स्केयर। k जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। जब भी किसी इक्वेशन के अंदर प्रोपोर्शनलिटी साइन आ रहा होता है तो हम उसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करके कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं। हर एक इक्वेशन का अपना अपना होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हेयर k इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और इसकी जो वैल्यू होती है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻² कूलम स्केयर पर न्यूटन पर मीटर स्केयर होती है। ठीक है, और अगर आप इन सारी आपकी मर्ज़ी है तो आप फॉर 3 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू होती है और ये जो 8.85 इंटू 10⁻12 है, इन वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व करके पुट करें और या आप डायरेक्ट k की वैल्यू लिख लें। ये 9 इंटू 10⁻9 होती है। अगर डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करेंगे तो न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर, इसकी डायरेक्ट वैल्यू ये होती है। और ये वैल्यू तब होती है जब दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान में या तो वैक्यूम हो और या तो एयर हो। अगर इन दोनों के अलावा कोई और मटेरियल मीडियम प्रेजेंट है दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान में तो फिर k की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। k की वैल्यू क्यों डिफरेंट हो जाती है? क्योंकि k जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है। परमिटिविटी की वैल्यू भी डिफरेंट होती है, मटेरियल टू मटेरियल वेरिएट करती है। इसलिए अगर इन दोनों के दरमियान में कोई और ऑब्जेक्ट होगा तो फिर इस k की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी स्टेटमेंट कूलम्स लॉ की, और ये कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है। याद रखेंगे कि k जो है ये मटेरियल यूज्ड पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप मटेरियल चेंज करेंगे तो फिर k की वैल्यू भी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। पहले हमने कूलम्स लॉ में इसकी स्टेटमेंट पढ़ी जो कि मैंने आपको बताया कि अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं तो उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू के। फिर हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ी है स्टूडेंट्स जो कि होती है f इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर d स्क्वायर। ठीक है, थर्ड जो बात आपको इस कूलम्स लॉ वाले टॉपिक में इम्पॉर्टेंटली पता होनी चाहिए वो हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, और कूलम्स लॉ की लिमिटेशन में नंबर 1 क्या होता है कि इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस। ये जो कूलम्स लॉ है ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब बात यह है कि पॉइंट चार्ज क्या होता है, तो ये एक इमेजिनरी चार्ज है। अगर हम इसको डिफाइन कर लें तो हम कहते हैं इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल। इट इज़ एन इमेजिनरी चार्ज हुज साइज इज स्मॉलर देन डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस।
अब यानी कि अगर आपने पॉइंट चार्ज की बात करनी है तो हम कहते हैं पॉइंट चार्ज का जो साइज़ होता है ये हमेशा जिन दो चार्जेस के बारे में आप डिस्कशन कर रहे होते हैं ना, उन दोनों चार्जेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है उससे कम होना चाहिए। अगर चार्जेस का जो साइज़ है वो डिस्टेंस से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हम उन चार्जेस को पॉइंट चार्जेस नहीं कहेंगे। ठीक है। नंबर 2 ये होता है कि इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द चार्जेस एट रेस्ट। और नंबर 3 इट इज़ एप्लीकेबल टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। अगर आपके पास कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है तो फिर उसके ऊपर भी कूलम्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल हो रहा होता है। ठीक है। पहली तो 2 बातें आपको मतलब बुक में भी एक्सप्लेन हुई और आपको सिंपल वर्ड्स में समझ आ गई कि पॉइंट चार्जेस वो होते हैं कि जिन 2 चार्जेस के बारे में आप बात कर रहे हैं उन दोनों चार्जेस का जो अपना साइज़ है या उन दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है उससे कम होगा तो फिर हम उनको पॉइंट चार्जेस कहेंगे। ठीक है। और फिर अगर चार्ज रेस्ट पर होगा तो फिर उन चार्जेस पर कूलम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। अगर दोनों चार्जेस मूव कर रहे होते हैं तो फिर उस केस में कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। और थर्ड है कि इट इज़ एप्लीकेबल टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। अगर आप किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर की बात कर रहे हैं उसके ऊपर कूलम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। कब एप्लीकेबल होगा? जब जो आपका चार्ज कंडक्टर है ना, आप उसके बाहर एक पॉइंट चार्ज अज्यूम करेंगे, उस केस में हमारा जो कूलम्स लॉ है वो एप्लीकेबल होगा। अगर आप उस चार्ज्ड बॉडी के करीब एक ऑब्जेक्ट को ले आते हैं या एक चार्ज को ले आते हैं तो फिर उस केस में उसके ऊपर कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं इस बात को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम इस बात को बुक से रीड करेंगे। उसने काफ़ी अच्छा से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे वो आपसे कहता है कि फॉर एग्जाम्पल ना स्टूडेंट्स, आपके पास ये एक चार्ज स्फीयर है। ठीक है। अब ये स्फीयर एक चार्ज है तो इसके अंदर चार्जेस मौजूद होंगे, पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, नेगेटिव चार्ज भी होंगे। क्यों? बुक में वो कह रहा है ना कि चार्ज कंडक्टर है तो कंडक्टर तो वो होते हैं जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल इजीली मूव कर रहे होते हैं ना। अब वो आपसे कह रहा है कि अगर, या मैं यूँ कह लूँगी सॉरी, कि कंडक्टर वो होता है जिसके अंदर करंट इजीली फ्लो कर रहा होता है और ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर है और अगर आप इस कंडक्टर के बाहर एक पॉइंट चार्ज अज्यूम करते हैं ना तो फिर इस केस में कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है। अभी जो कंडीशन बनी हुई है ना, इस केस में कूलम्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल है। कूलम्स लॉ इज़ एप्लीकेबल। अब एप्लीकेबल क्यों है कि देखें, अगर आप इस कंडीशन में देख रहे हैं ना तो हमारा जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब है अगर इस केस में आप देखेंगे तो इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज स्फीयर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल, और इसके कंडक्टर के अंदर वाली साइड जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है। क्यों सेम होगा? बिकॉज देखें ये पॉइंट चार्ज और इस कंडक्टर में जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं इनका जो साइज़ है वो इन दोनों के दरमियान में मौजूद डिस्टेंस के मुकाबले में काफ़ी कम है। इस केस में कूलम्स लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर स्टूडेंट्स यूँ हो जाए कि ये जो चार्ज स्फीयर है इसके करीब, इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी मौजूद हैं, नेगेटिव चार्जेस भी मौजूद हैं, इसके बहुत करीब आप एक और पॉइंट चार्ज को ले आएँ। देखें, जब आप इसके करीब पॉइंट चार्ज को लेकर आएंगे ना तो करीब आने की वजह से इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगी। अब इंटरेक्ट करने से क्या होगा कि अगर ये चार्ज पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हुआ ना, इसका मतलब है इस चार्ज बॉडी में पॉजिटिव का जो अपोजिट चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, तो इस चार्ज बॉडी में नेगेटिव चार्ज सरफेस के करीब एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज सरफेस से दूर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है अब यहाँ पर नॉन सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी, नॉन सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। और जब नॉन सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी इसका मतलब है इन दोनों चार्जेस के दरमियान का जो फासला है ये कम हो जाएगा, तो फिर हम कहेंगे कि इस केस में कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। कूलम्स लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल। और अगर इस बात को मैं यूँ कह दूँ ना कि अगर ये स्फीयर है, इसके करीब जो आपने पॉइंट चार्ज लेकर आया है, अगर ये वाला पॉइंट चार्ज नेगेटिव चार्ज हुआ तो फिर होता ये है कि नेगेटिव का अपोजिट जो पॉजिटिव चार्ज इसके
कंडक्टर की करीब सरफेस पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज दूर सरफेस पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो इस केस में चार्जेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो चार्जेस के नॉन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होने के नतीजे में अब ये पॉइंट चार्जेस के तौर पर बिहेव नहीं करेंगे, इसलिए कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर इन शॉर्ट इस समरी को मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि अगर आप एक चार्ज कंडक्टर के बाहर साइड पर पॉइंट चार्ज रखेंगे तो उस केस में ये जो दोनों चार्जेस हैं, दोनों से मुराद ये है कि जो आपने बाहर पॉइंट चार्ज लिया है और इस कंडक्टर के अंदर आपने जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं ये सारे एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करेंगे, तो फिर कूलम्स लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है। लेकिन इस केस में अगर आप पॉइंट चार्ज को इस चार्ज कंडक्टर की सरफेस के करीब लेकर आएंगे तो करीब लेकर आने में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के फिनोमेना के थ्रू जो भी चार्ज करीब आ रहा होता है उसका अपोजिट चार्ज करीब वाली सरफेस पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और रिमेनिंग चार्ज या सेम नेचर का चार्ज दूर जाना शुरू हो जाता है। तो जब ये केस हो जाएगा तो इस केस में हमारे जो ये दोनों चार्जेस हैं या ये वाला पॉइंट चार्ज और इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस हैं ये चार्ज पॉइंट चार्ज के तौर पर बिहेव नहीं करेंगे, क्योंकि नॉन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हुई है। तो यहाँ पर हमारा जो कूलम्स लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं रहता। ठीक है। नंबर 4 स्टूडेंट्स जो आपको इस टॉपिक में बात पता होनी चाहिए वो डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस है। डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि देखें फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो हमें पता है कि वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मौजूद होती है। इसका मतलब है अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है स्टूडेंट्स, तो दो अनलाइक चार्जेस के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। इसका मतलब है फोर्स ऑन 1/2 जो है वो K Q1 Q2 ओवर D स्केयर R12 आ जाएगा। R12 पोजीशन वेक्टर है जो हमें फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है, और फोर्स ऑन 2 चार्ज पार्टिकल 2 ड्यू टू 1 जो है वो -K Q1 Q2 R स्केयर R21 आ जाएगा। R21 जो है ये आपको डायरेक्शन बता रहा है। इसका मतलब है आप यहाँ से लिख सकते हैं कि R12 इज नॉट इक्वल्स टू या इज नॉट इक्वल्स टू तो नहीं कह सकते, R12 इज इक्वल्स टू -R21। ये माइनस साइन आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। जब भी हम माइनस साइन लगा देते हैं इसका मतलब है दो चार्ज पार्टिकल की जो डायरेक्शन है ये अपोजिट है। ठीक है। तो ये आपको ये बता रहा है कि जो दोनों 1 2 है और 2 1 है इनकी जो डायरेक्शन है ये अपोजिट डायरेक्शन होती है। माइनस साइन आपको अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करके बता रहा है। नेक्स्ट जो आपको इस टॉपिक में बता रहा है वो आपको रिजेम्बलेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में कह दूं, या रिजेम्बलेंस ऑफ कूलम्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स कह देते हैं। यानी कि आपको वो एक्सप्लेन कर रहा है बुक में कि कूलम्स फोर्सेस में यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन में और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं। देखें अगर कूलम्स फोर्स देखें तो वो भी होती है F = K Q1 Q2 ओवर R स्केयर या D स्केयर। ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स भी देखें तो F = G M1 M2 ओवर R स्केयर होता है। यानी कि इन दोनों फोर्सेस में अगर कूलम्स में देखें तो जो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस का स्केयर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर भी जो दोनों मैसेज हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फोर्स के साथ, इनका प्रोडक्ट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन देम में। मतलब ये दोनों जो फोर्सेज हैं ये एक दूसरे से या बहुत हद तक एक दूसरे से रिजेंबल कर रही होती हैं, मतलब इन दोनों के दरमियान में सिमिलरिटी होती है। कूलम्स फोर्स में और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान में डिफरेंस ये होता है कि ये जो कूलम्स फोर्स है ना ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होती है। अगर हम इनके दरमियान में डिफरेंस पर बात करें तो ये जो कूलम्स फोर्स है इट कैन बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है इट इज़ ओनली अट्रैक्टिव। ठीक है। ये इनके दरमियान में मेन डिफरेंस है। और इस टॉपिक में जो आपको लास्ट बात आपने देख लेनी है वो ये बता देनी है कि सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस क्या होता है। सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है कि फोर्सेस का कंबाइन होना। तो वो आपको कह रहा है कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल पर या बहुत सारे चार्ज पार्टिकल को आप कंबाइन करें, जैसे वो आपकी बुक में यूँ डायग्राम बना रहा है ना
कि एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है स्टूडेंट्स Q2, फिर एक चार्ज है Q3, फिर एक चार्ज है Q4। तो देखें ये जो चारों चार्जेस हैं ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहे हैं, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द चार्ज पर। तो अगर आपने इन सारी जो चार्ज पार्टिकल हैं इन पर फोर्सेस को कैलकुलेट करना है या टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस आपने लेनी है या सम ऑफ फोर्सेस आपने कैलकुलेट करना है, तो फिर जो टोटल फोर्सेस हैं वो आप F1 प्लस F2 प्लस F3 इन सब को ऐड कर लेंगे। और ऐड कैसे कि फोर्स वेक्टर है तो फिर हम वेक्टर्स के जो एडिशन के रूल्स होते हैं या वेक्टर का जो वेक्टर अलजबरा होता है जिसमें हम हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करते हैं, उसको यूज़ करके हम इन तमाम फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को आपस में ऐड अप करेंगे। तो आपको जो टोटल फोर्सेस इन चारों चार्जेस पर लग रही होंगी वो आप उसका न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये जो हमारा कूलम्स लॉ वाला टॉपिक है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपकी बुक जो अभी फर्स्ट ईयर में नेशनल बुक फाउंडेशन है उसमें ये इन 6 हेडिंग्स की फॉर्म में आप अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेंगे। अब अगर आप बुक देखें स्टूडेंट्स तो आपकी बुक का पेज नंबर 182 है और सेकेंड लाइन में जो मैंने आपको बताया इसको आप मार्क कर लें कि द मैथमेटिकल फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड कूलम लॉ आफ्टर द फ्रेंच फिजिकिस्ट चार्ल्स कूलम इन 1736 और 1806, मतलब इनकी उन्होंने आपको डेट्स बताई हुई हैं। नेक्स्ट वो आपको इसकी स्टेटमेंट बता रहा है, चूँकि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ तो मैं इसको रीड नहीं करूँगी। नेक्स्ट जो इफ़ वी कंसिडर 2 पॉइंट चार्जेस, तो यहाँ पे इसकी आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इक्वेशन नंबर 10.1 में लिखा हुआ है F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। फिर इक्वेशन नंबर 10.2 में वो आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर वैल्यू दे रहा है। नेक्स्ट अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो वो आपको जो पैराग्राफ है ना इक्वेशन नंबर 10.2 से नीचे इसके ऊपर आप लिमिटेशंस ऑफ कूलम लॉ की हेडिंग दे सकते हैं और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ K डिपेंड अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट यूज्ड एंड मीडियम बिटवीन द चार्जेस इन SI सिस्टम K इज इक्वल्स टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ K इज़ एप्लीकेबल इफ़ देर इज़ अ वैक्यूम बिटवीन द चार्जेस। अगर दोनों चार्ज पार्टिकल के दरमियान में वैक्यूम है तो फिर ये जो वैल्यू है K की 9 × 10⁹ ये होगी। अगर इनके दरमियान में कोई और मीडियम प्रेजेंट है तो फिर K की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। फिर वो आपसे कह रहा है कि कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस एंड यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए ये कूलम्स लॉ की 3 लिमिटेशन है कि पॉइंट चार्जेस पर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस पर और चार्जेस एट रेस्ट पर एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है इसमें इस बात को उसने एक्सप्लेन किया है कि इट इज़ एप्लीकेबल टू यूनिफॉर्म चार्ज स्फेयर। इस बात का मतलब क्या हुआ, कह रहे हैं कि जी अ चार्ज स्फेयर आल्सो बिहेव एज पॉइंट चार्ज फॉर अ पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर। कि अगर आपने स्फेरिकल कंडक्टर से आउटसाइड एक पॉइंट चार्ज लिया है तो फिर इस केस में कूलम्स लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। कह रहा है दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम एज द फील्ड दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट इट्स सेंटर। कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दोनों आपस में सेम हो जाएंगी। दिस इज़ ओनली इफ़ द स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर इज़ आइसोलेटेड। आइसोलेट का मतलब होता है कि ना तो बाहर से कोई चार्ज इसमें एंटर हो सके और ना तो अंदर से कोई चार्ज इसमें बाहर जा सके, तो फिर इस केस में कूलम्स लॉ एप्लीकेबल होता है बिकॉज चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। इफ़ अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट इज़ ब्रॉट नियर द स्फेरिकल कंडक्टर, एक और चार्ज जो है वो स्फेरिकल कंडक्टर के आप करीब लेकर आ जाते हैं तो इट विल इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज इन द स्फेरिकल कंडक्टर दैट आर नॉट स्फेरिकली सिमेट्रिक। तो इसके नतीजे में इसके ऊपर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो कि स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं होता। क्यों सिमेट्रिक नहीं है, बिकॉज देखिए नेगेटिव चार्जेस सारे इधर आ गए हैं, पॉजिटिव चार्जेस इधर आ गए हैं, दरमियान में काफ़ी सारा गैप आ गया है, ठीक है। एंड देयर फॉर नो लॉन्गर ट्रीटेड एज अ पॉइंट चार्ज। और फिर इस केस में या इस केस में हम इसको पॉइंट चार्ज के तौर पर ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो गई है और यहाँ पर कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं हो सकता, ठीक है। फिर वो आपसे नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन जो होती है स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्ज से हमेशा आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज में हमेशा इनवर्ड होती है। मतलब ये एक छोटा सा पॉइंट जो मुझसे मिस हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे आउटवर्ड होती हैं। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो होता है उसकी तरफ इनवर्ड होता है, ये यूँ आप कह सकते हैं। एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाकर एंड अप हो जाती हैं। नेक्स्ट आपको वो फोर्सेस के बारे में बता रहा है कि जी F12 का जो मैग्नीट्यूड है वो K Q1 Q2 R स्क्वायर R12 है
और F21 का जो मैग्नीट्यूड है वो R21 है। R12 और R21 यूनिट वेक्टर हैं या डायरेक्शनल वेक्टर हैं, और ये आपको नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि ये जो डायरेक्शनल वेक्टर्स हैं ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। नेक्स्ट आपकी बुक का पेज नंबर 184 है, और पेज नंबर 184 पर डायग्राम से नीचे जो पैराग्राफ है वो आपसे कह रहा है कि अ कंपैरिजन ऑफ कूलम्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स शो दैट, इन दोनों के दरमियान में वो आपको कंपैरिजन और डिफरेंस बता रहा है। अगर आप इस पैराग्राफ में ना बॉटम से फोर्थ लास्ट लाइन को देखें तो यहाँ पे वो कह रहा है देयर आर टू इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस। आप इसको मार्क कर लें, ये पेपर में आने वाला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। Electric forces can be either attractive or repulsive, but gravitational forces are always attractive, and electric force between charged particle is far stronger than the gravitational force between the same particle। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो उसका मैग्नीट्यूड स्ट्रॉन्गर होता है बनिस्बत के ग्रेविटेशनल फोर्स के। और लास्ट हेडिंग जो आपने इस टॉपिक में करनी है स्टूडेंट्स वो सुपरपोजिशन या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, कि अगर आपके पास बहुत सारे डिफरेंट चार्जेस हैं और वो सारे चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपलियन लगा रहे हैं, तो इस केस में आपने टोटल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए तमाम चार्जेस की जो कंबाइंड फोर्सेस हैं मतलब अट्रैक्शन या रिपलियन, उनको आपस में उनके मैग्नीट्यूड को आपस में ऐड अप कर लेना है वेक्टर के थ्रू, यानी कि वेक्टर अलजेब्रा को यूज़ करते हुए, और फिर उनको ऐड अप करने से आपके पास टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये था हमारा टॉपिक कूलम्स लॉ।